एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम एक बार फिर से आपके सामने। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसान आंदोलन पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है कि एग्जैक्टली किसानों की मांग क्या है। उसमें मैंने एमएसपी को बड़े डिटेल में समझाया है कि क्या 3 मेथड होते हैं, कितनी उनकी जेन्युइन डिमांड है और क्या क्या है। लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन पिछले 3-4 दिनों की अपडेट्स को देखा जाए तो जिस तरह से शुरुआत थी और जो अभी चल रहा है इसमें काफी ज्यादा फर्क है। प्रॉब्लम क्या है कि जान लीजिए कि कभी भी कोई भी आंदोलन केवल और केवल एक जेन्युइन नहीं होता, चुनावी मुद्दों से जुड़ा होता है, स्पेशली जब 3 महीने में चुनाव हो। ध्यान से देखा जाए तो इलेक्शन 3 मंथ्स में है, ठीक है। कांग्रेस के पार्टी ने या इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर आप इंडिया अलायंस को बहुमत दिलाते हैं तो हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि भाई पॉलिटिक्स सपोर्ट कर रहा है कोई इंडिया अलायंस को या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, वो अलग मुद्दा है। इसी बीच खालिस्तानी मूवमेंट का भी यहाँ पे कनेक्शन मिल जा रहा है। खालिस्तान से कनेक्शन में क्या है, वो जो जनाब कनाडा से यूएस बेस्ड खालिस्तान नेता है, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि खालिस्तानी सपोर्टर्स को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए और उनको दिल्ली में एंटर करके दिल्ली मोदी के घर विच खालिस्तानी झंडा लगाना चाहिए, राइट। तो इस तरह के उनके बयान आए हैं। तो इस तरह से अब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा क्या है, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ गया। तो और जानने की कोशिश कीजिए तो इस बार जो ये किसान लोगों का आंदोलन चल रहा है उसमें चुनावी मुद्दा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हरियाणा बॉर्डर पे काफी ज्यादा उपद्रव कर दिया, बैरिकेड वगैरह तोड़ दिया और आम जनता को बड़ी परेशानी हुई। इस बात पे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनका भी बयान आया कि ऐसे उपद्रवियों पे कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि आप आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। अपनी डिमांड रखिए लेकिन इस तरह से आम जनता को परेशान नहीं मत कीजिए। ध्यान की बात देखिएगा कि ये जो कांग्रेस आज कह रही है कि हम ये सारी बातें मान लेंगे, 2006 में इनके सामने भी ये मुद्दा आया था तो इन्होंने उस टाइम कुछ भी अप्रूव नहीं किया था। खैर ये चुनावी माहौल है, इसमें वादे चलते रहते हैं, वादे को कितने तरीके से पूरा किया जाएगा इसमें जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हालांकि सभी लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा खालिस्तानी एंगल भी जुड़ गया इनके बयान के बाद। ये बयान अक्सर देते रहते हैं। तो अब ये किस तरफ मोड़ लेगा, किस तरफ मुड़ेगा ये मुद्दा, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ये जानिए कि चीजें भयंकर होने वाली है। चुनाव आयोग आचार संहिता लगेगा, फिर देखिए उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ये और चीजें समझते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरुण मुंडा से लेके सभी लोगों ने एक 10 सदस्यीय बैठक बनाई और वहां पे इनकी डिमांड को सुना गया। लेकिन फिर सरकार का कहना ऐसा है कि डिमांड हद से ज्यादा कर रहे हैं, सारी डिमांड मानी नहीं जा सकती और एक्चुअली ये डिमांड के लिए आए ही नहीं है, इनका पर्पज कुछ और है। इनका बयान ऐसा आता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो गई। हरियाणा और राजस्थान ने इस बार अपने बॉर्डर को पूरा सील कर दिया है, तगड़े बैरिकेड लगाए। हरियाणा में सुरक्षा इंतजाम पुख्ते हैं। वही बात करें दिल्ली में तो सेंट्रल दिल्ली तक, दिल्ली के सारे बॉर्डर पे एक बार आपने न्यूज में देखा होगा कि किस तरह के बैरिकेड्स की तैयारी की गई है। यहाँ तक कि सेंट्रल दिल्ली में अभी किसान बॉर्डर पे ही है। सेंट्रल दिल्ली में पुलिस इतनी चौकन्नी है, मैं कल ही गया था, कि धारा 144 लग गई है और सारे के सारे एरिया को, सेंट्रल दिल्ली को पूरा सील कर दिया गया है। कि मुझे लग रहा है बड़ा ही मुश्किल है कि अगर वो बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ पाए, वो बॉर्डर का बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुस पाना ना के बराबर है। वैसे पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होने वाला है इस बार। सेंट्रल दिल्ली को फुल प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तगड़ी ड्यूटी पुलिस वालों की चल रही है। 2020-21 का जो प्रोटेस्ट था इस कानून के खिलाफ, उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मोर देन 40 किसान संगठन एक साथ टुगेदर थे। इस बार के किसान संगठन में देखिए जो राकेश टिकैत है, बड़े नेता हैं, और कुछ जो बड़े नेता हैं, वो इस बार इस प्रोटेस्ट से दूरी है। हालांकि बाहर से समर्थन दिया है कि दिल्ली दूर नहीं है, किसानों को कुछ भी हुआ तो वो तुरंत आ जाएंगे। लेकिन एक होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि जो किसान मुक्ति मोर्चा है और उसके साथ साथ जो आपका एसकेएम है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रमुख किसान नेता इन सारी चीजों से बाहर है, ठीक है। एक किसान मूर्ति मोर्चा है जिसे केएमएम कहते हैं और एक एसकेएम है, ठीक है। इसमें टिकैत जी बाहर है और एक दो और पंजाबी नेता हैं जो अभी बाहर है इससे। बल्कि ये जो किसान मुक्ति मोर्चा है, ये एसकेएम से निकला हुआ एक पार्ट है और जो पहले एक था फिर उससे अलग हुआ है। इस प्रोटेस्ट में ये ज्यादा सक्रिय है, ठीक है। डिमांड क्या है, वैसे एसकेएम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 150 यूनिट्स आती हैं किसानों की। वही किसान मूर्ति मोर्चा में बात करें तो 100 यूनिट्स है। मतलब ये भी काफी तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। इसमें भी काफी तेजी से किसान जुड़ रहे हैं, अलग अलग छाप के लोग जुड़ते हैं,
अलग-अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं जो किसानों के बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं। लगभग में देखा जाए तो यूपी, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब का ही एरिया इसमें डोमिनेट करता है और यहीं के किसान, कहीं भी बिहार के या ईस्टर्न यूपी के किसान आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। टोटल 12 डिमांड है। किसानों की कितनी डिमांड है? 12 डिमांड है। इसमें सबसे मेजर डिमांड ये है कि वो एमएसपी को लीगलाइज कर दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। एमएसपी क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया है। और जो एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनकी 2006 की जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसको शामिल कर लिया जाए, उसको लीगलाइज कर लिया जाए, ठीक है। और उसके अलावा इनका कहना है कि 2021-22 में सरकार ने जब ये आंदोलन बंद कराया था, तो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। प्लस बलिया में जो लोग एक हत्याकांड हुआ था, उस पे कार्रवाई की जाए, ठीक है। इसके अलावा जो 23 फसलों पे आप एमएसपी देते हैं, इसका दायरा बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाए जाने के साथ साथ आप लीगलाइज तो करना ही है, दायरा बढ़ाना ही है। गन्ने का अच्छा रेट दिया जाए, तो गन्ना जो फसल है हमारी, इसका रेट भी और अच्छा दिया जाए। ये भी एक इनकी डिमांड है। ऐसे ही कुल मिला के 10 से 12 डिमांड ये रख रहे हैं। अब ये 12 सूत्री डिमांड सरकार फॉलो करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला भविष्य बताएगा। मुश्किल हालात हैं। क्यों मुश्किल हालात है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, इसके अलावा ये भी है कि डब्ल्यूटीओ से एग्जिट कर ले। एक डिमांड ये भी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से इंडिया एग्जिट कर ले, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप डब्ल्यूटीओ से एग्जिट करते हैं तो बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा और कई सारे रिलेशन खराब होने वाले हैं। इसके अलावा 60 प्लस ईयर के जितने भी किसान हैं, उनकी मासिक पेंशन मिले 10,000 रुपए कम से कम, एक पेंशन कर दे सालाना मासिक, कि उनका भी जीवन यापन कैसे होगा? आखिर किसान है, अन्नदाता है, उसका क्या हाल होगा? तो इस तरह की 7-8 डिमांड मैंने आपके सामने रख दी है। ये मेजर मेजर डिमांड है, ठीक है? इसके अलावा एमएसपी जो डिसाइड की जाए, उस पे 50% कम से कम किसान का प्रॉफिट देख के डिसाइड किया जाए। ये वाला हाल, क्योंकि एमएसपी क्या है? किसी भी किसान की सिक्योरिटी होती है। साल में 2 बार लगभग में सबसे ज्यादा एमएसपी का यूज गेहूं और चावल की खेती में होता है इंडिया में। इंडिया अपने से जरूरत का 2 गुना उगाता है, गेहूं और चावल, ठीक है। ये सारी चीजों पे एमएसपी 2 बार मिनिमम आती है और टोटल 22 फसलें आती हैं। और इन्हीं 22 फसलों के प्रोडक्शन में गेहूं चावल का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। ओके, तो ये सारी है। एमएसपी लीगलाइज करना अपने आप में एक सेफ्टी बॉन्ड है। और पूरा ध्यान से देखा जाए तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मुफ्त राशन योजना है, ये पंजाब और हरियाणा के गेहूं और चावल के प्रोडक्शन से सरकार का एक अच्छा सोर्स है और वहीं से ज्यादा परचेज करते हैं। तो एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा भी पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं और सरकार इनसे ज्यादा परचेज करती है। तो ये भी कारण है कि इन बल्कि मतलब कह सकते हैं ना कि जो वेस्टर्न यूपी से लेके ये इलाका है, आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट के केस में यही है और सबसे ज्यादा डिमांड्स भी इन्हीं की है। बाकी जो अदर किसान है देश के, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उनको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा आइडिया ही नहीं है, शायद उतने जागरूक नहीं है। आप जो भी कह सकते हैं, दोनों बात अपनी जगह पे सही आएगी। एमएसपी की बात करें तो ऑलरेडी सरकार ने ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं है, सरकार ने अलग अलग टाइम पे एमएसपी बढ़ाई है। और अदर देशों की तुलना में अगर इंडिया में बात करें तो गेहूं चावल पे एमएसपी ऑलरेडी अधिक है, अच्छे रेट मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अदर फसलों के कंपैरिजन में गेहूं और चावल पे एमएसपी ऑलरेडी अधिक है कई देशों की तुलना में। अगर आप बात करेंगे, सारे देशों की नहीं लेकिन कई देशों की, ध्यान से देखा जाए, एक एमपी और हरियाणा में योजना चली है एमएसपी की जगह भुगतान योजना, जो मान लीजिए कि एमएसपी और बाजार मार्केट में फर्क है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे सरकार पे कर सकती है। पीएम किसान योजना को भी अगर हम बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा कि ये सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। लेकिन ये जो योजना रही है, ये उतनी सफल पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में रही नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी खामियां आई हैं। इन सारी खामियों को देखते हुए किसान का कहना है कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे तो ये सबसे सिक्योर है, इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन एमएसपी को लीगलाइज करना कितना सही है और कितना गलत है, अभी हम वीडियो में अगली स्लाइड में उसको समझ लेंगे कि एक्सपर्ट की क्या राय है, क्या नहीं है। पहले यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पंजाब में मुफ्त बिजली मिलती है या सब्सिडी वाली बिजली जो मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल सकते हैं। अब पैडी की जो क्रॉप है, जो राइस है, पैडी की क्रॉप जो है, ये एक मतलब कहते हैं ना, इसको पानी का कीड़ा कहते हैं। अगर इसको आप पानी का कीड़ा कहते हैं, मतलब ये पानी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट करती है, क्योंकि मुफ्त बिजली या सब्सिडी वाली बिजली है।
तो पानी का एक्सेसिव यूज होता है पंजाब हरियाणा में, और आपको ध्यान से देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो पानी का एक्सेसिव यूज होने के रीजन से पानी ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है। पंजाब या हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे लगभग में राजस्थान से हरियाणा का काफी एरिया डेजर्टिफिक हो रहा है। और पानी का लेवल, वाटर टेबल लेवल कम जाने के रीजन से बहुत ही बुरी हालत कुछ ब्लॉक्स की हो गई है। अगर यही हाल रहा तो 2039 तक पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल एकदम खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, फिर वो रिचार्ज तक नहीं होगा। हालात ये है, अगर क्रॉप्स में चेंज नहीं लाएंगे, अगर यही कहीं ये पैडी और वीट पे टिके रह गए तो ज्यादा दिन तक सर्वाइवल चलेगा नहीं, 10 साल 20 साल। उसके बाद क्या लॉन्ग फ्यूचर की बात कोई भी किसान नेता नहीं कर रहा है। यही ये सच है कि कोई भी किसान नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि ये बात वहां के किसानों को समझाए कि हमें इस ट्रेडिशनल खेती से थोड़ा शिफ्ट करना है। ध्यान से देखा जाए तो अपनी जरूरत से ज्यादा हम उगाते हैं, 2 गुना। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेट बहुत ज्यादा है, नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में सरकार को सस्ता ही बेचना पड़ता है, क्योंकि उपज ज्यादा कर देंगे और डिमांड कम रहेगी। जब डिमांड और सप्लाई का मैच नहीं रहेगा तो सरकार करेगी क्या? आप एक ही फसल बार 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 उगाते जाएंगे और उसी पे एमएसपी बढ़ाते जाएंगे, एक ना एक दिन तो सरकार भी उस पे होल्ड लेगी और डिमांड और सप्लाई का क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो कुछ अल्टरनेटिव खेती करनी पड़ेगी जिसमें पानी कम लगे। पैडी की क्रॉप ऑलरेडी हमारे साउथ में अच्छी होती होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे अच्छी खासी होती है। तो जहां से वाटर टेबल को रिप्लेनिश कर सके हम और कोई अल्टरनेटिव क्रॉप पे आए, ये एक बेटर सोल्यूशन होगा पंजाब के लिए। लेकिन ये कोई किसान नेता बात नहीं करता। चलिए मैं आपको पंजाब के, और सरकार ने अलग अलग टाइम पे एमएसपी बढ़ाया है, पहले से ज्यादा बजट आवंटित किया है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। अब ये मांग कितनी जायज है कितनी नहीं, ये हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी चीज बातचीत करके ही सुधारी जा सकती है। तो उसके बीच का जो सोल्यूशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पंजाब की बात करें तो भारत जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें ग्राउंड वाटर में 115 ब्लॉक में रिसर्च किया गया। इस 115 ब्लॉक में से पाया गया कि केवल 17 ब्लॉक सेफ जोन में पाए जाते हैं। जब ग्राउंड वाटर लेवल का 70% यूज हो गया हो, 30% बचा हो, तो भी इसको सेफ जोन में माना जाता है। लेकिन जब हालात 30% से नीचे हो जाए तो वो डेंजर जोन में, 6 ब्लॉक को तो एक जर्जर अवस्था में पाया गया कि 6 ब्लॉक तो पूरे बिहाइंड बिलो, मतलब अबव द डेंजर लेवल क्रॉस कर चुके हैं। हालात ये है, ठीक है। 2039 तक लगभग में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री बिजली है और ये जो पैडी और वीट साइकिल है, अगर इससे पंजाब के किसान बाहर नहीं निकले या हरियाणा के किसान बाहर नहीं निकले तो फ्यूचर में वो इश्यू होगा। तो किसान नेताओं को पॉलिटिक्स से और एमएसपी ठीक सिक्योरिटी देगी। एक्सपर्ट का भी कहना है कि एमएसपी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसकी जगह क्रॉप रोटेशन करें, कुछ और अल्टरनेटिव लाएं कि अलग अलग बिजनेसेस में इनको लगाया जाए, अलग कुछ और योजनाओं के थ्रू इनको जोड़ा जाए, अलग अल्टरनेटिव खेती कराई जाए, कुछ ऐसा उगाया जाए जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत हाई हो। और मार्केट में डिमांड जब हाई होगी तो एमएसपी की बात छोड़िए, हम उसकी सप्लाई करेंगे और हम ज्यादा कमाएंगे। आपको पता है इंडिया में दलहन की फसल बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ती है हमें बाहर से, क्योंकि हम दालें बहुत खाते हैं लेकिन उतना उगा नहीं पाते हैं। दालें सीरियल्स के, गेहूं चावल के कंपैरिजन में महंगी पड़ती हैं। तिलहन भी महंगा पड़ता है। तो अगर तिलहन और दलहन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक इकोसिस्टम बनाया जाए खेती का, तो ये सारी फसलें बहुत कम पानी की डिमांड करती हैं। इन पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एमएसपी दे रखा है, दलहन और तिलहन पे ऑलरेडी एमएसपी दे रखा है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ टेक्नोलॉजी लाई जाए, क्योंकि कम पानी एक्सेस एब्जॉर्ब करती हैं, मिलेट्स पे ध्यान दिया जाए जिसपे भी सरकार ने ऑलरेडी अपना प्रोविजन कर रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो इतनी डिमांड किसानों की है उतना नहीं किया है। तो अब ये राजनीतिक है या जेन्युइन डिमांड है, कितना सही है ये कितना गलत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या क्या एंगल जुड़ने वाले हैं, ये इस वीडियो में बताया गया। और इसी के साथ साथ ये भी रियलिटी बताई गई कि इससे फ्यूचर में होने वाले नुकसान क्या होंगे और उनकी डिमांड के फायदे क्या होंगे। फायदे ये होंगे कि किसान को पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाएगी, जो लगभग में किसी भी जॉब में होती है, और ये उनका हक है, किसी न किसी वे से दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकाला जाएगा। आई होप सरकार अच्छे कदम उठाएगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इस तरह की अपडेट्स के लिए आप एफएससी टी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो और जाने। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा ना किया करें। न्यूज चैनल्स का कोई ठिकाना नहीं कि वो किसकी तरफ झुक के बात करते हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।